अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी, ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी डिमाइज इन हेलीकॉप्टर क्रैश, कॉन्स्पिरेसी मेजर गौरव आर्या। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मरी शक्लानी बाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। ये वो बंदा था जो ईरान की, जिसको उग्र लेवल पे बातें करना, डिप्लोमेटिक था ही नहीं है। ये हर समय मार दो, काट दो, बर्बाद कर दो, जला दो, ये उस लेवल की बातें करता था। किसी ने इजराइल को ये थोड़ा ना बोला कि तुमने मारा है। जैसे ही वो मरा, सबसे पहले रिएक्शन इजराइल का आया कि भाई देखो, हमने नहीं मारा, हमारी तरफ मत देखो ऐसे। और ये 1979 के बाद, जब से ये कटमुल्ला टाइप के लोग आए हैं ना वहां पे, खतरनाक रेडिकल इस्लामिस्ट्स, मार देंगे, काट देंगे, जला देंगे, जो हर समय यही बातें करते हैं, जब से आए हैं, तो ईरान का बिल्कुल ऐसा मामला हो गया है कि कोई सांस ले ले तो उसको गोली मार दें। लोगों ने सेलिब्रेट करा, बोला ये ठीक मर गया। उसी प्रकार से यहां पे मोहम्मद मुखबिर जो है, ही इज द मेन बेनिफिशियरी। आपको पता है, ईरान इज दिस क्लोज टू बिकमिंग अ फॉर्मल न्यूक्लियर पावर, दिस क्लोज। और किडॉन का काम है एक्चुअली जो इजराइल के दुश्मन हैं उनको ढूंढ ढूंढ के उनकी हत्या करना। इजरायलियों का सिंपल सा फंडा है कि अगर हमें तुम्हें मारना है, हम कुछ बोलेंगे नहीं, तो मार देंगे, फिर बता देंगे मार दिया। दैट्स इट। दे डोंट टॉक, दे जस्ट डू। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा ये पूरा ईरान में मैटर हुआ क्या है। दोस्तों, आपको पता है कि इब्राहिम रईसी जो राष्ट्रपति थे ईरान के, वो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। साथ ही में उनका फॉरेन मिनिस्टर भी मारा गया, और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट शख्स, 3 लोग मारे गए। ये गए थे अजरबैजान के बॉर्डर में एक डैम को इनॉग्रेट करने के लिए, एक बांध को इनॉग्रेट करने के लिए। वो उनका एम था कि वहां पे बांध बनेगा जिससे बिजली पैदा होगी, और पानी का, क्योंकि क्राइसिस ईरान में चलता रहता है, पानी भी वहां पे इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। अब 2-3 बातें हैं इसमें। बेल हेलीकॉप्टर था, पुराना था, वियतनाम के समय का हेलीकॉप्टर था दोस्तों, और क्योंकि वियतनाम 70s की बात है, यानी कि 50 साल तक पुराना हेलीकॉप्टर ये हो सकता है। वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपको सारे फैक्टर्स बताऊं क्या है, ये मेरा एक पुराना वीडियो है, आप डेट भी इसमें देख सकते हैं, मैंने क्या बोला आप देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। ये मैंने पहले प्रेडिक्ट करा था, ये निपटने वाले हैं। मैं आपको बाय गॉड बोल रहा हूं, और ये मैं कई बार बोल चुका हूं। मुझे तो एक वीडियो मिला, क्योंकि आधे समय तो हम ट्रैक ही नहीं कर पाते कौन सा वीडियो, क्योंकि हम रोज रिलीज करते हैं इतने ज्यादा। लेकिन मैंने पहले वीडियो में बोला था, कई बार बोल चुका हूं, उसमें से एक वीडियो ये है जिसमें मैं कह रहा हूं कि ये निपटाएंगे, ईरान की टॉप लीडरशिप को निपटा दिया जाएगा। ये देखिए, ईरानी कहते हैं, इनके जो प्रेसिडेंट हैं, इनके जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं, राइट, ये लोग कहते हैं कि किल ऑल द ज्यूज, इजराइल को खत्म कर दो। ये इनके प्रॉपर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं। पता नहीं अमेरिका ने आज तक इतना सीरियसली नहीं लिया। देखिए, ईरान जो है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, अगर किसी को गलतफहमी है, 2 रुपए की गलतफहमी है कि जो ईरान है वो सैंक्शन से टूट जाएगा या मान जाएगा, नहीं। जब तक आप तेहरान में, जहां पे पागल मुल्ले रहते हैं, मौलाना रहते हैं, जब तक उनके सर पे आप एक डेजी कटर नहीं मारोगे, आप जाके देखिए गूगल में, व्हाट इज डेजी कटर। जब तक आप MOAB, द मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहते हैं, विच इज द बिगेस्ट नॉन एटॉमिक नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस, MAOB, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, आप वो नहीं मारोगे या डेजी कटर नहीं मारोगे, इनको समझ में नहीं आएगी बात। आपको इनकी लीडरशिप को साफ करना पड़ेगा, ईरान की लीडरशिप को, और वहां पे आपको डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी, तब जाके इनका दिमाग सेट होगा। इनका दिमाग नहीं सेट होने वाला। ये ईरान जो है यही बातें कर रहा है, सबको इकट्ठा कर दो। अच्छा, देखा आपने दोस्तों। अब चलिए बाकी वीडियो पर। मेजरली राइट में मैंने आपको यह बताया था कि क्यों ऐसे हेलीकॉप्टर क्रैश करते हैं, क्योंकि यूएस ने, जहां का ओरिजिनली हेलीकॉप्टर था, उसने सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान के ऊपर। बोला है कि साहब आप स्पेयर पार्ट्स नहीं ले सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो सारा जुगाड़ सा चलता है इनका मामला। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि जो ईरान का राष्ट्रपति है, उसके पास तो ईरान का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर, सबसे सेफ हेलीकॉप्टर और सबसे अच्छे पायलट होने चाहिए। ऐसा कैसे कि एक साथ उड़ रहे हैं 3 हेलीकॉप्टर, ठीक है जी, एक साथ 3 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। और हम मान के चल रहे हैं कि ईरान का जो हेलीकॉप्टर है,
जो उनका राष्ट्रपति इस्तेमाल कर रहा है। 3 ईरान के हेलीकॉप्टर है, उसमें से जो ईरान का हेलीकॉप्टर है जिसमें उनका राष्ट्रपति चल रहा है, उस हेलीकॉप्टर को सबसे अच्छी तरीके से उसकी मेंटेनेंस की होगी, सबसे अच्छी तरीके से उसको स्पेयर पार्ट्स लगाए होंगे, उसमें सबसे अच्छी तरीके से उसके सेफ्टी चेक्स करे होंगे। दोस्तों, एक ही जैसा मौसम, कह रहे खराब मौसम की वजह से, और तीनों हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ रहे हैं, तो मौसम सिर्फ बीच वाले के लिए खराब तो नहीं है, दाएं और बाएं वाले के लिए भी उतना ही खराब है मौसम। एक हेलीकॉप्टर क्रैश करता है। चलिए हम मान के चलते हैं इनहेरेंटली अनस्टेबल प्लेटफॉर्म होते हैं, फिक्स विंग एयरक्राफ्ट जितने स्टेबल नहीं होते हेलीकॉप्टर, इसलिए वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। लेकिन जैसा कि होता है कि साहब किसी ना किसी को तो फायदा होता है, इन सब के मरने में फायदा किसको है? आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन है जो मार सकता है। मैं आपको कुछ प्रूफ दूंगा, मैं आपको कुछ सबूत देने की कोशिश करूंगा, और मैं आपको कुछ जिसको कहते हैं ना कि रेफरेंसेस देने की कोशिश करूंगा, जिससे पूरा मामला आपके सामने क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे आमिर अब्दुल्लाहियान, ये कौन थे? ही वॉज अ हार्ड लाइनर। ये वो बंदा था जो कह रहा था कि मारो इजराइल के ऊपर बम। ये वो बंदा था जो ईरान की, जिसको उग्र लेवल पे बातें करना, डिप्लोमेटिक था ही नहीं है। ये हर समय मार दो, काट दो, बर्बाद कर दो, जला दो, ये उस लेवल की बातें करता था। ये उस लेवल की बातें इसलिए करता था क्योंकि ईरान की जो टॉप गवर्नमेंट की पोजीशन में लोग हैं वो सारे के सारे ऐसी बात करते हैं। ही शुड हैव बीन मोर कंटेन्ड इन स्पीच। ठीक है, बहरहाल ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। आज की तारीख में ऐसा सुनने में आया है कि ईरानियन जो दुनिया भर में फैले, जो ईरान के अंदर है, वो तो डर के मारे चुप हैं। वो डर के मारे चुप हैं, लेकिन दुनिया भर के ईरानियन जो हैं वो खुशियां मना रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, कह रहे हैं बिल्कुल ठीक हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ। लेकिन एक चीज ऐसी हुई, एक ऐसा रिएक्शन आया जिससे कि मैं अचानक सरप्राइज हो गया। यार, मैंने बोला ये है क्या? ये जैसे ही पता लगा वो मर गया, सबसे पहले इजराइल ने आके बोला हमने नहीं मारा। ओ भाई, हमारा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, तुमसे बोल कौन रहा है कि तुमने मारा है? तुमसे किसी ने इजराइल को यह थोड़ा ना बोला कि तुमने मारा है। जैसे ही वो मरा, सबसे पहले रिएक्शन इजराइल का है कि भाई देखो, हमने नहीं मारा, हमारी तरफ मत देखो ऐसे। अब भाई साहब, तीन फैक्टर इन प्ले हैं यहां पे। मैं साफ सीधी आपको बात बता दूं, 3 फैक्टर्स इन प्ले। वो फैक्टर क्या है? पहली चीज, किसको फायदा है या किसको फायदा हुआ कि यह मर गया। मैं आपको बताता हूं, वहां पे वैसे चुनाव नहीं होते जैसे भारत में हो रहे हैं आजकल, या भारत में होते चले हैं जैसे अमेरिका में होते हैं, यूके में होते हैं। वैसे चुनाव नहीं होते। कुछ लोग मिलकर अपना लीडर चुन लेते हैं, कुछ लोग मिलकर अपना लीडर चुन लेते हैं। और ये 1979 के बाद, जब से ये कठमुल्ला टाइप के लोग आए हैं ना वहां पे, खतरनाक रेडिकल इस्लामिस्ट्स, मार देंगे, काट देंगे, जला देंगे, जो हर समय यही बातें करते हैं, जब से आए हैं, तो ईरान का बिल्कुल ऐसा मामला हो गया है कि कोई सांस ले ले तो उसको गोली मारते हैं यार। ऐसा मामला हो गया। वो हिजाब का केस था, वो लड़की ने हिजाब नहीं पहना, उसकी हत्या कर दी, फिर दूसरी को भी मार दिया, कोमा हो गया, फिर वो लड़की कुछ दिनों के बाद मर गई, आपने सुना ही होगा। और कितने 100 लोग मारे दिए गए और गायब हो गए, ये भी आपने सुना होगा। मारे गए कितने, गायब हो गए, किसी को नहीं पता, ये हिजाब की कंट्रोवर्सी में। खैर, बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, लोगों ने सेलिब्रेट करा, बोला ये ठीक मर गया। इजराइल ने बोला भैया हमने नहीं मारा, हमारी तरफ मत देखो। और तीसरी चीज मैंने बताई कि किसका फायदा था यार, सबसे बड़ी बात, फायदा किसका था? फायदा उस बंदे का था जिसको एक्टिंग प्रेसिडेंट अब बना दिया है। दोस्तों, जो अभी इंटरिम प्रेसिडेंट बना है उसका नाम है मोहम्मद मुकबर। मोहम्मद मुकबर कौन है? ये वाइस प्रेसिडेंट है, यानी कि इब्राहिम रियासी के नंबर 2। और लोग कह रहे थे कि इसको, और लोग कह भी रहे हैं, सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं कि इसको सबसे ज्यादा फायदा है। दोस्तों, ऐसा है कि इसको मानिए जैसे कि एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपने किसी के लिए 5 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा दी आपने, और आप हैं उसके बेनिफिशियरी, यानी कि अगर वो मरेगा तो आपको 5 करोड़ मिलेंगे। ठीक है, जब वो बंदा मर जाता है तो पुलिस सबसे पहले किसको उठा के ले जाएगी? शक की सुई आपके ऊपर आएगी ना, क्योंकि बेनिफिशियरी आप हैं। उसी प्रकार से यहां पे मोहम्मद मुकबिर जो है, ही इज द मेन बेनिफिशियरी। और ईरान के अंदर यह सिस्टम काफी टाइम से चलता आ रहा है, इसको हटा दो, उसके लिए कोई र्यूमर फैला दो, इसको बोलो कि यह करप्ट है, इसको बोलो कि यह वफादार नहीं है। तो यह ईरान में बहुत चलता है, ये ईरान में बहुत चलता है। पहली शक की सुई इसकी ओर जाती है। दूसरी शक की सुई लोग कह रहे हैं, और अब ये आवाजें और तेज हो रही हैं दोस्तों, धीरे धीरे ये आवाजें और तेज हो रही हैं कि इजराइल ने निपटा दिया। बहुत पहले से मैं कहता चला आया हूं ये बात, आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इजराइल की मजबूरी है इनको निपटाने की। हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने मारा है, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट,
पर मैं कह रहा हूं कि इजराइल की मजबूरी है इनको मारना, क्योंकि इजराइल आज से नहीं दशकों से यही बात अमेरिका से कह रहा है कि बॉस ये हिजबुल्ला है, हमास है, हुथी हैं, ये सब वैसे हैं जैसे खाने में अचार पापड़ सलाद होते हैं, असली में दाल रोटी सब्जी पनीर कुछ और है। तुम उधर देख नहीं रहे, तुम देख रहे हो ये सब छोटी मोटी चीजें विच आर नॉन एसेंशियल, मे बी टेस्टी बट नॉन एसेंशियल। अमेरिका ने बोला नहीं, तुम ईरान को कुछ नहीं कहोगे, ईरान को कुछ नहीं कहोगे। आपको पता है ईरान इज दिस क्लोज टू बिकमिंग अ फॉर्मल न्यूक्लियर पावर, दिस क्लोज। ईरान इज दिस क्लोज। तो कौन नहीं चाहता था ईरान न्यूक्लियर पावर बने? सोचिए, कौन नहीं चाहता था? इजराइल नहीं चाहता था, क्योंकि हर समय ईरान ने यही बोला है कि बम मार के सारे यहूदियों को मार दो, थ्रो द जूज इनटू द सी। ये ईरान कहता चला आ रहा है आज तक। यार ईरान कोई ऐसा महीना नहीं जाता जब ईरान की टॉप लीडरशिप इजराइल को धमकी नहीं देती कि तुम्हें हम बर्बाद कर देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। खुल के बोलते हैं कि तुम्हें बर्बाद कर देंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि इजरायलियों ने मिलकर निपटा दिया इसको? बोला कि बहुत चूचू कर रहा था, निपटाओ उसको। क्योंकि एक रबाए, जैसे कि हमारे यहां मंदिर में पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, या मुसलमानों में मौलवी होते हैं, वैसे यहूदियों में रबाए होते हैं। और एक बहुत मशहूर, बहुत बड़े नामी ग्रामी रबाए ने यह बोला है कि इस आदमी को कुत्ते की मौत मिली है। उसने स्टेटमेंट दिया है कि दिस मैन, यू नो, ही हैज डाइड अ डॉग्स डेथ, दिस डॉग हैज बीन किल्ड बिकॉज ये कह रहा था कि मैं यहूदियों को टांग दूंगा, मैं यहूदियों को मार दूंगा। और भगवान ने इसको डिवाइन पनिशमेंट दी है कि इसको बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया, हवा में उड़ा दिया हेलीकॉप्टर के साथ। यह भी बात है। तो अब आप बात सोचिए कि ये कैसे करा होगा अगर इजराइल ने करा होगा। दोस्तों, इजराइल की मोसाद के अंदर एक सीक्रेट यूनिट है जिसका नाम है किडॉन। किडॉन एक ऐसी सीक्रेट यूनिट है जिसके बारे में इजराइल खुल के कभी बात नहीं करता। इजराइल कहता हम पता ही नहीं यार इसके बारे में क्या चक्कर चल रहा है इनका। उसके अंदर स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटिव्स हैं, उसके अंदर मोसाद के ऑपरेटिव्स होते हैं खास। और किडॉन का काम है एक्चुअली जो इजराइल के दुश्मन हैं उनको ढूंढ ढूंढ के उनकी हत्या करना। ये मैं आपको सच बात बता रहा हूं, जब करीब 11 एथलीट्स मारे गए थे म्यूनिक ओलंपिक गेम्स में, जब पैलेस्टीनियंस ने मार दिए थे, पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ने, तो भाई साहब उनको 10-15 साल लग गए। कोई कहीं छुपा, किसी ने नाम बदल दिया, किसी ने प्लास्टिक सर्जरी कर दी, किसी ने दाढ़ी उगा ली, किसी ने दाढ़ी काट दी। जो भी उसके, एक तो जिन्होंने मारा वो अलग चीज, जो उसके पीछे थे, एक एक बंदे को ढूंढ ढूंढ के, कोई यूरोप में निपट रहा है, कोई कहीं मिडिल ईस्ट में निपट रहा है, कोई कहीं, मतलब जो जहां पे छुपा उसने अपनी कितनी आइडेंटिटी बदल ली, किडॉन ने उसको ढूंढ के निपटाया। ये यहूदियों का और ये किडॉन का ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आप इजराइल के खिलाफ करेंगे, कुछ भी करेंगे इजराइल के खिलाफ, ये आपको ढूंढ के निकाल के मार डालेंगे जान से। आपको पता है एरिक आइकमैन की स्टोरी आपने सुनी है दोस्तों? एरिक आइकमैन की स्टोरी। एरिक आइकमैन एक नाजी वॉर क्रिमिनल था, एसएस कहते हैं। एसएस हिटलर के खास एक फोर्स हुआ करती थी, उसका नाम था एसएस। वो एसएस का मेंबर था और उसने कई यहूदियों को मरवाया था, लाखों दर लाखों की तादाद में। जब लड़ाई खत्म हुई तो भाग गया, अर्जेंटीना में छुप गया। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल चुपचाप। उसको लगा कि मैं तो पकड़ा ही नहीं गया। एक दिन जूस को यह पता लग गया, इजरायलियों को यह पता लग गया कि एरिक आइकमैन इधर छुपा है। उन्होंने टीम भेजी अर्जेंटीना। वो टीम अर्जेंटीना में पहुंची, मोसाद की टीम, उसको किडनैप करा। उसको किडनैप करके वापस इजराइल लेकर आए, जज के सामने खड़ा करा, टांग दिया। ये है इजरायली। तो दूसरी शक की सुई जो जाती है दोस्तों, वो जाती है इजराइल के ऊपर, क्योंकि इजराइल कभी कहता नहीं है। देखिए, इजरायलियों के साथ एक बात है, ये ईरानी बहुत बोलते हैं हम मार देंगे और जिस दिन कयामत के दिन आएगा उस दिन ये होगा कयामत। इजरायली कभी कुछ नहीं बोलता, कयामत फयामत ये सब बातें नहीं करते वो लोग। इजरायलियों का सिंपल सा फंडा है कि अगर हमें तुम्हें मारना है, हम कुछ बोलेंगे ना, हम तुम्हें मार देंगे, फिर बता देंगे मार दिया। दैट्स इट। दे डोंट टॉक, दे जस्ट डू। क्या ये इजरायलियों ने मारा? इट इज हाईली पॉसिबल, इट इज हाईली पॉसिबल कि इजरायलियों ने मार दिया होगा, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, वो मार देते हैं, वो फिर बातचीत नहीं करते, कहीं पर भी छुपा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो बंदा छुपा है तुर्की में, जो छुपा है कतर में, वो कितना भी छुप ले, आज नहीं तो 5 साल के बाद, नहीं तो 10 साल के बाद, कोई ये जाएगा ना घर से बाहर निकल के। ये घर से बाहर निकला और इसने बोला कि मेरा कोई गेस्ट आया है, मैं उसको सी ऑफ करने जा रहा हूं। सामने वाली छत पे बैठा स्नाइपर, एक सिंगल हेडशॉट, कहानी खत्म। ये करते चले आए हैं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। ये आप जाके इंटरनेट पे जाके ढूंढिए किडॉन, KIDON, किडॉन करता क्या है। किडॉन यही काम करता है,
और तीसरी शक की सुई किस पे जाती है भाई? शौक लगेगा आपको। तीसरी शक की सुई जाती है चीनियों पर और अमेरिकन पर। अब अमेरिकन और चीनी ऐसा क्यों करेंगे दोस्तों? सिंपल सी बात है, चीनी क्यों करेंगे यह मैं आपको बता देता हूं, और अमेरिकन क्यों करेंगे यह मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों पहले चीन पर आते हैं। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर चाइना ने एक पोर्ट बनाया, उस पोर्ट का नाम है गवादर, और गवादर पे इन्होंने अपनी जानिसार कर दी, अपने सारे पैसे वैसे धन दौलत सब कुछ फूंक दिया चाइनीज ने बोला लो। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे इन लोगों ने तकरीबन 60 अरब यूएस डॉलर लगा दिए, और अब कह रहे हैं कि और लगाना है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि चाबहार पोर्ट और ग्वादर पोर्ट के बीच में जो फासला है ना, वो सिर्फ 170 किलोमीटर है। ओनली 170 किलोमीटर। अब आप एक बात बताइए, जो पोर्ट जिसके चलते 60 अरब डॉलर, उनका मन क्या था चाइनीज का? ये पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये तो इनके काम का नहीं है, काम का तो इनके ग्वादर पोर्ट है। अगर यही ग्वादर पोर्ट, आप सोचिए, एक वियर्ड सा सिनेरियो सोचिए, यही ग्वादर पोर्ट अगर चाइना के पास में होता तो ऐसे घूम के रोड थोड़ा ना बनाता। इन द एंड चाइना वांट्स टू रीच ग्वादर। दिस इंटायर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज फॉर ग्वादर, क्योंकि ग्वादर इज द टर्मिनेशन पॉइंट। ये गिलगिट बाल्टिस्तान से आता है और ये ग्वादर पे टर्मिनेट करता है। ये इसकी टोटल स्टोरी है सीपैक की, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये फ्लैगशिप वेंचर है। तो आपने पूरा चाबहार बना के और चाबहार में इतने पैसे डाल के और उसको सक्सेसफुल बना के आपने चीन को यह बोला है कि जो तुम्हारा सीपैक है वो फेल है। और सीपैक फेल कैसे है यार? सीपैक फेल कैसे है? सीपैक फेल ऐसे है कि सीपैक तभी तक सक्सेसफुल है जब तक चाइना उसको इस्तेमाल कर रहा है, पर चाइना यह चाहता है कि दुनिया इस्तेमाल करे। पर दुनिया क्यों इस्तेमाल करेगी भाई? दुनिया जो है सीपैक क्यों इस्तेमाल करेगी? दुनिया को क्या फायदा? चाइना को फायदा है, चाइना उससे तेल लेकर आएगा, अपने फिनिश गुड्स भेजेगा। दुनिया चाइना क्या भेजेगी यार? अगर सऊदी अरब को चाइना कुछ भेजना है तो क्या भेजेगा तेल के अलावा? बताइए। और कोई देश है जो मैन्युफैक्चरिंग वहां पे हब है, तेल के अलावा क्या भेजोगे? उसको तेल ही तो चाहिए। बाकी आप वॉशिंग मशीन चाइना भेज नहीं सकते क्योंकि खुद बनाता है वो, आप माइक्रोवेव भेज नहीं सकते क्योंकि खुद बनाता है। आप क्या भेजोगे चाइना के पास? सब तो बनाता है चाइना, सिर्फ चाइना के पास एक चीज नहीं है, तेल, जिसके लिए उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कर दिया। और बाद में ठीक है, ऐसे तेल आएगा, ऐसे फिनिश गुड्स आएंगे, ऐसे फिनिश गुड्स आएंगे, ऐसे तेल आएगा। यही स्टोरी है, बस यही स्टोरी है। अब आपने, यानी कि भारत ने वहां पे चाबहार शुरू कर दिया। और चाबहार क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? चाबहार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बहुत अहम रास्ता है। और नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है? भारत और रूस का प्लान, बीच में चाबहार पोर्ट, मुंबई से शुरू होता है, मुंबई से डायरेक्टली चाबहार, चाबहार से बिल्कुल ऊपर रूस। कहानी खत्म, एक चाल शे और मात। इससे पूरा का पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कट, पाकिस्तान कट, सब कुछ कट। यानी कि अगर भारत जाता है चाबहार पोर्ट, तो चाबहार पोर्ट जो कि भारत ने ही बनाया है, भारत ही उसको ऑपरेट कर रहा है, वहां से सीधा अगर ऊपर जाके राइट मुड़ेगा तो अफगानिस्तान पहुंच जाता है, टॉप में जाता है तो पूरा सेंट्रल एशिया पहुंच जाता है, सीधा जाके लेफ्ट मुड़ता है तो ईस्टर्न यूरोप पहुंच जाता है, और सीधा चला जाता है और लेफ्ट मुड़ जाता है तो रूस तो है ही ऊपर। ये हो गई आपकी नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब आप समझ लीजिए कितना बड़ा गेम है दोस्तों जियोपॉलिटिक्स का, कितना बड़ा गेम है ये गेम ऐसा है कि अगर ये लोग चाहें तो बिल्कुल बंद कर सकते हैं। ये लोग कौन? भारत और ईरान। ये मिलकर चाहें तो चीन का पूरा मंसूबा फ्लॉप करवा सकते हैं। और ईरान चाहता नहीं, हो सकता है भारत चाहता हो, ईरान का भी नहीं चाहता। ईरान तो कहता है तुम भी धंधा करो, हम भी धंधा कर रहे हैं, लेट्स बोथ डू बिजनेस। लेकिन यहां पर होता ऐसा नहीं है यार। आपने पाकिस्तान की नाक के नीचे, क्योंकि चाइना उसमें इन्वॉल्व है, आपने उनकी नाक के नीचे एक नया पोर्ट खड़ा कर दिया। और हाल ही में तो साइन हुआ था 2-4 दिन पहले, हमारे मंत्री गए थे वहां पे, सोनोवाल जी, उन्होंने साइन करा 10 साल का, 10 साल का उन्होंने साइन करा। 3-4 दिन के अंदर यह केस हो गया। आपको लग रहा है बहुत ज्यादा कोइंसिडेंस? ऐसा नहीं लग रहा आपको कि चलता है कोई बात नहीं? आपको नहीं आ रही इसमें साजिश की बू कि भारत साइन करता है और जो सबसे बड़ा वोटरी है चाबहार पोर्ट का, जो सबसे ज्यादा चिल्ला चिल्ला के कहता है, चाहे उनका प्रेसिडेंट हो रियासी या उनका फॉरेन मिनिस्टर हो, जो सबसे ज्यादा चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि चाबहार बनाओ, चाबहार बनाओ, हम इंडिया के साथ हैं, चाबहार बनाओ, उन दोनों को एक ही हेलीकॉप्टर क्रैश में एक शॉट में निपटा देते हैं। अब दोस्तों दूसरा गेम है यूएस का। यूएस का क्या गेम है? देखिए, इंडिया और यूएस तो पार्टनर्स हैं।
इंडिया यूएस पार्टनर्स हैं, और इंडिया और यूएस इसलिए पार्टनर हैं क्योंकि यूएस को दिखता है चीन खतरा, और उसको पता है कि पूरे एशिया में सिर्फ एक मुल्क है जो चीन के दांत तोड़ने की भी हिम्मत रखता है और सलाहियत भी रखता है, एंड दैट इज इंडिया. इट हैज द कैपेबिलिटी एंड द इंटेंट टू बीट अप चाइना. इसीलिए, वरना दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत ने, यूएस भारत से बहुत गुस्सा, ये पन्नू वाला पूरा केस है ना, ये वही तो है, ये निज्जर वाला केस है, सब वही तो है कि यार एक बात बताओ, हम भारत को टेक्नोलॉजी भी दें, हम भारत की मदद भी करें, हम भारत के लिए सब कुछ करें, और भारत यार हमारी बात भी नहीं मानता. यार ऐसा कैसे हो सकता है, भारत बात नहीं मानता? मैं आपको बात बताता हूं, ये जो चुनाव हमारे हो रहे हैं ना, किसी ने बहुत एक बढ़िया बात करी थी, मैं किसी से बात कर रहा था, कहता है यूएस की सबसे बड़ी फिक्र पता है क्या है? यूएस की सबसे बड़ी फिक्र है कि नरेंद्र मोदी दोबारा आ जाएंगे थंपिंग मेजॉरिटी के साथ. ये सबसे बड़ी फिक्र है यूएस की. ये जो पूरा केस हो रहा है ना कि निज्जर को मार दिया और फाइव आईज और यहां पे पन्नू के पीछे लोग पड़ गए, ये सारी की सारी दोस्तों, सारी की सारी चीजें सिर्फ एक चीज है कि भारत को कैसे अनसेटल करना है. भारत को अनसेटल करो. ये भारत के मसाले खराब हैं, भारत की वैक्सीन खराब है, भारत का ये खराब है, भारत का वो. एक ऐसा माहौल बनाओ कि भारत में सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, कि लोग गुमराह हो जाएं, मासूम लोग हैं, कंफ्यूज हो जाएं, गलत पार्टी को वोट दे दें. नरेंद्र मोदी कुर्सी पे तो बैठे, लेकिन मजबूती से ना बैठे यार. उनको मोदी जी पसंद हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा बैठे जहां पे 2-4 लोगों से सपोर्ट होके वो पीएम बन जाए, तो हमारी बात भी माने और लोगों को, हम बाकी लोगों का मैनेज कर देंगे और इनके ऊपर प्रेशर डाल सके. अगर मोदी जी को वोट मिल जाते हैं दोस्तों, जो कि मिल ही रहे हैं, और एक थंपिंग मेजॉरिटी से मोदी जी आ जाते हैं, 400 पार नहीं पार वो मेरा मैटर नहीं है, वो मेरा मैटर नहीं है, लेकिन अगर मोदी जी आ जाते हैं तो सबसे बड़ा जो नुकसान हो जाएगा अमेरिका का हो जाएगा. अमेरिका कभी नहीं चाहता कि भारत, वो चाहता है भारत शक्तिशाली हो, लेकिन उनको ऐसा शक्तिशाली भारत चाहिए जो उनके इशारों में नाचे. उनको बेसिकली एक बड़ा पाकिस्तान चाहिए. जैसे पाकिस्तान को $4 फेंके, पाकिस्तान लेट जाता है ना, भारत कहता है मैं तुम्हें डॉलर नहीं चाहिए तुम्हारे, अगर हम तुमसे कुछ चीज खरीद रहे हैं तो दाम बताओ, पैसे लेकर जाओ, सामान दो, कहानी खत्म हो गई. इनको ये रिलेशनशिप समझ में नहीं आता अमेरिकनों को. अमेरिकन से कहते हैं यार ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल कि भारत जैसा देश, जहां पे कल लोग भूखमरी से मर रहे थे, जहां पे बहुत ज्यादा अराजकता थी, जहां पे राइट्स होती थी, सिविल वॉर जैसी एक दो बार कंडीशन हो चुकी है, इमरजेंसी एक बार लागू हो चुकी है, भारत में इतने कांड होते थे, इतने कलेश होते थे, वहां वो भारत तरक्की करके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया. अब तो हमारे हाथ नहीं लगेगा. और अब आप बोलेंगे इन सब चीजों का क्या रिलेशनशिप है इस बंदे को मारने का? भाई साहब, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. ये देखिए अपने मैप पे कहां से कहां जा रही है ये. ठीक है, कहां से कहां जा रही है. इनके लिए बहुत जरूरी है कि चाबहार खत्म हो जाए. पर चाबहार पे बम थोड़ा ना मार देंगे यार. अमेरिका ऐसा थोड़ा ना कि अपना कोई भेजेगा, कोई बॉम्बर भेजेगा, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, तो वहां पे बम मार देगा, न्यूक्लियर बॉम्ब. ऐसा नहीं होने वाला है. अमेरिका की असली प्रॉब्लम यह है कि चाबहार को अगर आपको न्यूट्रलाइज करना है तो आपको वो लोग न्यूट्रलाइज करने पड़ेंगे जो चाबहार के सबसे बड़े चीयर लीडर्स हैं. और सबसे बड़ा चाबहार का चीयर लीडर कौन है आपको पता है? सबसे बड़ा, दैट वाज इब्राहिम रईसी. अमेरिका ये होप करेगा कि अब इब्राहिम रईसी खत्म हो गया है, उसका फॉरेन मिनिस्टर खत्म हो गया है, अब कुछ समय के लिए चाबहार बैक बर्नर पे आ जाए. चाबहार चुपचाप पीछे से बैक बर्नर पे आ जाए, बाकी हम देख लेंगे. दोस्तों आपको जाते जाते एक और बात बता दूं, खुमैनी जो है ना, सुप्रीम लीडर ईरान का बेताज बादशाह, उसका इमीडिएट सक्सेसर कौन बन रहा था? क्योंकि वो मिड-80s में है. वो मिड-80s में, आप समझिए पॉलिटिक्स, समझिए ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स. अमेरिका क्या चाह रहा है? खुमैनी मिड-80s, 85-86 साल. अब कभी ना कभी तो वो ऑफ होगा, कभी ना कभी तो वो मरेगा. चाहे ऐसे मरे चाहे ऐसे मरे. ऐसा तो नहीं है कि आज से 10 साल बाद भी वो 95 साल की उम्र में भी वो वैसी एक्सीलेटर पे पाओगे उसके. लेकिन उसका नेचुरल सक्सेसर कौन था ईरान में, जिसके पीछे स्ट्रगल भी हुआ ईरान में और काफी झटपट हुई, लेकिन उसका कौन था जिसको सब लोग बोल रहे थे कि हां ये बनेगा? खुमैनी के बाद ये बंदा है, खुमैनी की कुर्सी पे यही बैठेगा. और हर जगह एक लार्ज अग्रीमेंट थी कि यही बंदा सुप्रीम लीडर बनेगा ईरान का. वो कौन था? उस बंदे का नाम था
इब्राहिम रियासी। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने क्या करा कि एक लीडर पुराना जो जा रहा है, जिसकी रोशनी बुझ रही है, और एक नया लीडर जो उसकी जगह आने वाला है, उसकी रोशनी बुझा दी। अब इन्होंने क्रिएट कर दिया ईरान के अंदर लीडरशिप वैक्यूम। ये थी आज की पूरी कहानी, लेकिन ये स्टोरी डेवलप कर रही है। आगे चल के स्टोरी कैसी बनेगी, कौन कौन से इसमें और खिलाड़ी आएंगे जो अपने बयान देंगे या उनका रोल साझा होगा, जैसा भी होगा मैं सारी की सारी डिटेल्स आपके पास लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म। कैसा लगा इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमें बताइए कमेंट्स में कैसा आपको वीडियो लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी बिल्कुल जी, जो है अपना पोस्टमार्टम शुरू कर दें। पोस्टमार्टम क्या करना है, क्योंकि पोस्टमार्टम तो मेजर साहब ने सारा कर दिया है। और लेकिन ये है कि हम अपना ओपिनियन ही दे सकते हैं उसके ऊपर, और वही बातें कर सकते हैं जो इन्होंने की हैं। और वाकई ये बात बिल्कुल इन्होंने ठीक की है कि इन सब पे शक जाता है, जिन जिन के इन्होंने नाम बताए हैं सब पे शक जाता है, और इसमें कोई शक नहीं है। और रही बात जो वो बाद में आने वाला उसका जो नायब है खुमैनी उसका रईसी का, वो जो है उसको भी तो जाहिर है साथ मिला के कोई वो गद्दारी भी तो कर सकता है ना सीट के लिए। सीट की लालच हर एक किसी को होती है, जितने भी ये ऊपर बैठे होते हैं ना, इनको बड़ी सीट की लालच होती है। तो गद्दारी करके किसी के साथ भी मिलके जो है वो ये कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसराइल शायद हो सकता है उसके साथ मिला हो, या अमेरिका के साथ मिला हो, या चीन के साथ मिला हो, किसी के साथ भी मिल सकता है ना। वो पीछे से सपोर्ट किसी की, और जो है काम मेन जो है वो अपना निकलवा रहा हो, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो भी यूज हो रहा होगा। तो इसके पीछे काफी सारे हो सकते हैं रीजन, जो कि इन्होंने बता दिए हैं। और मुझे जो लगता है ना, ज्यादा मुझे जो लगता है वो अमेरिका या इसराइल ही है। लेकिन ये है कि इसराइल भी शायद पीछे हो, लेकिन अमेरिका जो है ना उसी ने ये सारा कुछ करवाया होगा, जो मुझे लगता है। सबूत तो मेरे पास भी नहीं है, ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने ही करवाया होगा, मतलब हो सकता है। नहीं नहीं, वो तो एक अंदाजा होता है ना, वो अंदाजा जो मेरा है कि वो उन्होंने ही करवाया होगा। और बाकी रही बात जो इसराइल है, वो भी करवा सकते हैं, जाहिर है उसके भी जो नाक में अभी पिछले दिनों भी लड़ाई हुई, तो उस वक्त भी मुझे यही शक था कि ये मरवा देंगे किसी ना किसी तरीके। और वो ईरान जो है वो जगह जगह के अभी दौरे भी कर रहा था, कभी अमेरिका कभी इधर, सॉरी कभी पाकिस्तान कभी इधर कभी उधर जा रहा था। तो बस फिर वो मौका उनको मिला हुआ था। अजरबैजान वैसे भी जो है थोड़ा बहुत पिट्ठू है इसराइल का भी, वो मतलब इस तरह कह लें कि उनकी उसके साथ गहरी है अजरबैजान के साथ इसराइल की भी। तो वो भी उधर से मौका फायदा उठा सकते हैं इसराइल जो है। सारा तो पे आ जाना तो फिर तो ट्रैक पे नहीं, ये है अजरबैजान पे है, लेकिन अजरबैजान पे किसने क्या उखाड़ लेना है, एक बात तो ये है ना, किसने उखाड़ना है। इतना उखाड़ लिया, वैसे ही वो उखाड़ेंगे, और क्या करना। नहीं, कोई नहीं उखाड़ पाता कोई भी, ये तो सिर्फ एक मार देना। ये तो पंगे ले रहे थे ना, ईरान तो लड़ाई कर रहा था, ये तो एक किस्म की जंग है ना उनकी, जंग में तो ये चलता है। तो अपनी बात जैसे कि सदाम खान को जो है वो उसने नाक में दम किया हुआ था, सदाम हुसैन ने, जो उधर अमेरिका की, तो उन्होंने जो है उसको भी फांसी दिलवा दिया मुल्क के गद्दारों की वजह से। और उसके बाद इराक का जो हाल हुआ तो वो सबको पता है। तो ये चीज होती है कि ये गद्दार भी शामिल होते हैं बीच में, जो अपने होते हैं वही मरवाते हैं। और जो मुझे शक है ना, जो नाइब है या कोई और होगा, ये बीच में ही है मिले हुए सारे। काफी सारे हाथ हो सकते हैं जी, क्योंकि तीनों हेलीकॉप्टर हैं, एक ही टाइम पे वो फ्लाई करते हैं, उन तीनों में से एक ही क्रैश होता है, दूसरे दो जो हैं वो बिल्कुल सही सलामत है। अगर वेदर की प्रॉब्लम बनती है तो वेदर तो सेम तीनों के लिए एक जैसा ही है। तो अगर वेदर की वजह से कोई प्रॉब्लम बनती तो तीनों को क्रैश होना चाहिए था, अगर तीनों में से दो तो क्रैश होने चाहिए थे, लेकिन तीनों में से वही क्रैश क्यों हुआ जिसमें रईसी साहब थे। अगर रईसी साहब जिस हेलीकॉप्टर में थे वो क्रैश हुए तो इसके पीछे कोई ना कोई तो बड़ी हिकमत अमली है, एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। क्योंकि पिछले दिनों में इजराइल को सबसे ज्यादा जो धमकियां ना इन्हीं की वजह से मिली हैं, और रईसी साहब ने ही ज्यादा धमकियां जो है इजराइल को दी हैं। इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा लाहक थे। और यहाँ पे मेजर साहब ने बताया कि इजराइल को जो धमकी दे या इजराइल को जो पता चल जाए कि ये उनका दुश्मन है, वो चाहे किसी भी कंट्री में जाके छुप जाए, ये तो है ही जाहिरी तौर पर थे ना, ये तो छुपे हैं ही नहीं, अभी सामने थे। और इजराइल एक बड़ी जबरदस्त प्लानिंग लेके चलते हैं, वो उनकी जो मोसाद एजेंसी है, उस एजेंसी में भी आगे एक उनकी एक शाख कह लें कि वो बनी हुई है किडोन नाम से, और जिनका काम ही यही है कि
ऐसे लोगों को ढूंढना जो इसराइल के दुश्मन है और ढूंढ ढूंढ के उनको मारना, और बेहतरीन हिकमत अमली करके तो वो ऐसा काम करती हैं कि जाहिर ही नहीं होने देते कि ये काम, इस काम के पीछे हाथ किसका है। लेकिन इस दफा अगर बात देखी जाए तो यकीनन इसराइल है, क्योंकि इसराइल को स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है, इसराइल को तो खामोश रहना चाहिए था। बोलता कौन है कि क्राइम जिसने किया हो उसकी कोशिश होती है कि वो सबसे पहले अपनी सफाई पेश कर दे कि यार ये मैंने कुछ नहीं, नहीं वो किया। एक और बात है ना, उसको तो यही पता, उसको भी पता है कि साहब की नजर मेरी तरफ आनी है, क्योंकि लड़ाई जो मेरी तरफ है, आनी है, ये वजह भी तो हो सकती है ना। पता है क्या, गिरेगा ना जब ट्वीट होते हैं ना किसी भी किस्म के, तो फिर इसराइल को चाहिए था अपने आप को डिफेंड करना कि यार मैं नहीं हूं, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, मैंने कोई ये काम नहीं किया और मेरे ऊपर ये इल्जामात ना लगाए जाए। लेकिन पता क्या है, वो उनकी लड़ाई चल रही है ना, सबको हर एक को शक है। पर पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में जाके पूछ रहे, उन्होंने ये कहना इसराइल ने मरवाया होगा, क्योंकि उनके साथ लड़ाई चल रही है। बरगफ जी, हिंदुस्तान की बात कीजिए तो हिंदुस्तान ने क्रिटिसाइज किया, अफसोस भी किया इस बात पर कि अफसोस है कि ये जो भी हुआ है बुरा हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान का तो वैसे भी पार्टनर है ईरान और बड़े अच्छे तरीके से इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसकी वजह से पूरे यूरोपियन कंट्री वहां पे अटैच होंगे, एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है एक हब बनेगा जिससे हिंदुस्तान को भी बहुत बेनिफिट मिलेगा और जाहिर बात है ईरान को भी बेनिफिट मिलेगा। इसके पीछे अमेरिका का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि अमेरिका जो है उसकी तो कोशिश होती है कि वो दोगली गेम खेलता है, वो किसी का फ्रेंड तो है नहीं है, ऊपर ऊपर से वो फ्रेंडशिप जाहिर करता है। अगर देखा जाए तो उससे पता है कि चाइना के बाद अगर कोई उभरती ताकत है तो वो हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान का ये जो मंसूबा है चार बहार वाला, इससे कहीं ना कहीं देखी जाए तो तकलीफ तो अमेरिका के अंदर है कि यार ये मंसूबा जो है वो किसी तरीके रुकना चाहिए, क्योंकि रईसी साहब के साथ अगर ये हादसा हुआ तो फिलवक्त तो वो चार बहार वाला मंसूबा जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि नई जो लीडरशिप आएगी, नई पॉलिसीज बनेगी, नया सारा वो प्लान होगा, उसके मुताबिक जो है वो कंटिन्यू होगा मंसूबा। लेकिन फिलवक्त जो है अमेरिका हो सकता है कि रोकने में कामयाब हो गया हो। इंडिया और ईरान की काफी सारी जो है ना आपस में अब दोस्ती थी, क्योंकि पहले ईरान था जो कि कश्मीर पे भी बोलता था, लेकिन इस दफा जब पाकिस्तान में वो दौरा हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान ने उधर कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। कश्मीर का हालांकि पाकिस्तान ने नाम लिया, लेकिन उन्होंने वो बात टाल दी थी, क्योंकि उनका इंडिया के साथ बहुत ज्यादा गहरा तल्लक भी हो चुका था। और मेरे ख्याल से हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हो सकता है अमेरिका जो है वो पीछे पाकिस्तान भी साथ दे रहा हो उसका, कि ये बंदा अब नहीं है, हमारे काबुल से ही नहीं है, और कुछ भी हो सकता है भाई, मुमकिन है जी। क्योंकि जो हमले चाइना के पाकिस्तान ऊपर के भी साथ बात भी आ हुए जाती है, हैं। चाइना भी जेलस है। हाँ, पाकिस्तान के साथ भी हमले हुए, बिल्कुल। बीएलए को जो है वो जो सपोर्ट करता है, तो चाइना जो है चाइना को मार रहे हैं बीएलए वाले। हाँ, तो ये वजह भी हो सकती है पाकिस्तान और चाइना मिलके भी किया हो ये सारा कुछ। भाई कुछ भी हो सकता है, अभी तक कोई सबूत भी नहीं है किसी के खिलाफ, लेकिन ये है कि ये तीन जो मेन रीजन है ना, चाइना, अमेरिका और इजराइल, इन तीनों के ऊपर तो यकीनन इन तीनों में से कोई एक है जो भी है, मेन पीछे यही है। लेकिन हाँ। साथ जो है पाकिस्तान, अजरबैजान और भी मुल्क मिल सकते हैं। लेकिन ज्यादा जो सबसे ज्यादा जो 75 से भी ऊपर कह लें कि जो शक जाता है ना, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इजराइल, उसके बाद अमेरिका, मुझे उसके ज्यादा बाद जो शक चीन। पड़ता है वो अमेरिका पे पड़ रहा है, हाँ, इसराइल में उसके बाद है। लेकिन ये है कि नुकसान इंडिया को भी होगा, और वाकई अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि इंडिया जो है वो उभरती इकानमी बने, वो चाहता है कि ताकतवर हो चाइना का मुकाबला करने के लिए, लेकिन हमारे नीचे रहे, हमारे पे ना मतलब के सर पे ना चढ़े और ये वो, क्योंकि इंडिया अमेरिका की सुनता नहीं है। इंडिया करता है अपनी मर्जी, तजारत रखेगा जारी, लेकिन उनकी बात नहीं माननी, बात वही करनी है, जो वही काम करना है जो इंडिया के लिए बेहतर है, और अपनी मर्जी करनी है इंडिया ने। तो वो चीज उनको वाकई खटकती है, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे इंडिया जो है वो ऐसे उभरे, और इंडिया जो है ईरान को सपोर्ट करे, ईरान इंडिया को सपोर्ट करता रहे। चाह बहार की वजह से भी हो सकता है, और दूसरी भी बहुत सी वजह है, ये एक वजह नहीं है। ईरान के साथ जो है हर एक के जो है ना काम खराब हो गए जो पड़े हैं ना, तो लेकिन खैर जो भी अपना हुआ है, क्योंकि एक जान गई है। और वैसे एक और बात भी है यहाँ पे, अगर कोई अपना किसी ऐसे अमेरिका या किसी इसराइल के किसी को मारता ना, तो अभी पता क्या खबरें आ रही होती पूरी दुनिया में, दहशतगर्दों ने मार दिया। तो बहरहाल जो है वो आप लोग समझते ही होंगे। बाकी ये है कि अफसोस तो जाहिर है ईरान के लिए भी है क्योंकि उनका नुकसान हुआ है, और इंडिया के लिए भी है क्योंकि उनकी दोस्ती थी उनके साथ, और वो इंडिया का जो है वो बहुत ज्यादा अब करने लग गए थे, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन वो बता भी देते कि जो ईरानियन है वो, उन्होंने तो काफी ने शुक्र किया है कि गया है,
वो इसी तरह है कि जिस तरह हम जो है नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ जाएगा तो हम शुक्र करेंगे, तो इसी तरह ये वो होता डीप है। थॉट ग्राउंड रियलिटी जानते हैं ना उधर के लोग, कुछ वो हम नहीं वो जानते। उनको पता है ना, यही तो बात है ना, काफी लोगों को पता है, काफी यही लोग जो होते हैं ना वो इस तरह करते हैं, यही इधर चीज है ना। जैसे हम जो है वो कह रहे हैं ना कि इस तरह को हो जाए पाकिस्तान में किसी के साथ, तो जो अगर किसी को नहीं जो पसंद तो वो कहेगा कि शुक्र है चलो जग गया जान एज छुट्टी। अ ह्यूमन बीइंग जो है वो उस बिल्कुल चीज से अफसोस है। अफसोस है, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो इसराइलियों का वो जो ट्वीट है, वो जो उन्होंने पढ़ा है, वो जो उन्होंने वहाँ की आवाम का था या किसी खास बंदे का था, वो ट्वीट जो पढ़ रहे थे, वो जो लाइन पढ़ रहे थे, कि वो सही कहते हैं कि वो जब एक जानवर जो है वो पागल हो जाता है ना, काटने पे आ जाता है, तो फिर वो देखता नहीं है, उसे पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मारने काटने जलाने वाली बातें ना इनमें ज्यादा ही पाई जाती थी, नो डाउट। और जब भी इनके बयानात मैंने कहीं ना कहीं आगे पीछे लोग शेयर करते रहते हैं ना, जो इनकी माइंड सेट की हैं, तो वो भी मेरे पास ऐड है। लेकिन यह है कि वो शेयर करते हैं तो फिर बड़े जज्बाती होकर और बड़े इस तरीके से। मुझे हंसी इस चीज पे आती है कि यार, वो लोग जो है जज्बाती तौर पे शेयर कर रहे हैं उन चीजों को, खुद कुछ नहीं कर सकते, किसी दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं आप, ठीक है, उसको फखरिया अंदाज में खुद पेश कर रहे हैं, खुद क्यों नहीं करते? खुद करो ना, आपकी गवर्नमेंट करे ना, आप पाकिस्तानियों में से कोई करे ना, तो वेल एंड गुड, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, ठीक है यार उसने एक अच्छा काम किया, और चलो यार एक कदम बढ़ाया। कर कोई और रहा है दूसरा मुल्क, छलांगे आप लगा रहे हैं, ठीक है, यही हिसाब हो गया कि तरक्की इंडिया कर रहा हो या अमेरिका कर रहा हो या कोई और कर, छलांगे आप लगा रहे हो कि फलां मुल्क तरक्की करेगा, खुद कुछ नहीं करना, खाली उसको जनाब बगा भी करना है, तो आप ऑडियंस ही रहेंगे हमेशा, ठीक है, उस स्टेज पे उस पोजीशन पे नहीं आ सकते। तो इसलिए ये चीजें जो है ये मायने नहीं रखती कि एक इंसानियत जो है वो जान गई है, चले ठीक है, लेकिन उसके पीछे उसके काम जो है वो भी बड़े मायने रखते हैं कि यार वो बंदा कर क्या रहा था। वो बंदा पागल, पागल मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहता जो उन्होंने यूज किया है, उसकी तरह ना पागल हो चुका है, और वो हर बावले, मैं मेरे मुंह से निकल जाएगा वर्ड, कि वो काटता फिरता है यार किसी को, ठीक है, पाकिस्तान से उसने पंगा ले लिया, इसराइल से उसने पंगा ले लिया, जहां तक मुझे पता है कंफर्म बात श्योर शॉट बोलूंगा, ये इसराइल का काम है, ठीक है। इन दैट वे जो उन्होंने मसाद में एक एजेंसी का, किडो मेरे ख्याल में नाम था, किडॉन। किडोन जो है, वो स्नाइपर्स की बात कर रहे थे, गौरव सर, इनको ज्यादा नॉलेज है इस चीज के बारे में, ठीक है, ये डीपली चीजों को जानते हैं कि एजेंसीज कैसे वर्कआउट करती हैं, उनका जो है प्ले ऑफ थ्योरी की है, मतलब किस तरह वो चलती हैं। तो वो स्नाइपर्स की जैसे बात कर रहे थे कि एक दिन चाय पीने के निकलेगा और 2 मिनट लगेंगे और सीधी माथे में गोली और काम खत्म, ठीक है, वो बोलते नहीं है, वो करते हैं। तो इट मीन्स कि ये जानते हैं कि जो एजेंसियां हैं वो डीप वे में और हिडन वे में काम कैसे करती हैं। तो मेरे ख्याल में हो सकता है उन्होंने ये काम करवाया हो, क्योंकि हेलीकॉप्टर जिस तरह की इसकी बनावट है, मेरे ख्याल में एक गोली, अगर प्रॉपर वे में एक गोली हिट की जाए ना उसको स्नाइपर से, एक गोली, तो उसके बाद इसका काम तमाम, कहीं पे भी है वो नीचे आएगा, जमीन पे आएगा, ऊपर नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये उस तरह का नहीं है दूसरे जहाज़ों की तरह के फ्यूल बॉम्ब है कि जहाँ पे गिरना तो तबाह हो जाना है, कई बार इसकी बचत भी हो जाती है। इसका मलबा आपने अक्सर देखा होगा, इसमें तस्वीर में भी नजर आ रहा है, नॉर्मल वे में होता है, ऊंचाई से गिरने पे आपकी मौत होती है, ठीक है। अक्सर औकात ये डामाडोल करते करते कहीं ना कहीं गिरता है तो बचत हो जाती है, लोग बच जाते हैं इसमें, ठीक है, ज्यादातर यही केसेस में देखा गया है। लेकिन मैं रात को एक हिस्ट्री देख रहा था जिसमें एक लिस्ट निकाली हुई थी उन्होंने, और जनाब उस लिस्ट में पाकिस्तान का भी नाम था मेरे हाल में, और जनरल को मारा गया था मेरे हाल में, जनरल थे या कर्नल थे उनका नाम भी था, हेलीकॉप्टर में जो मारा हाँ गया हमारे था। जियाउल हक शायद थे। हाँ, तो मीन्स के उनका नाम भी था, और मैं लिस्ट में इंडिया का नाम सीरियसली देख रहा था, मैंने कहा शायद इंडिया का बीच में नहीं था, तो मीन्स के इंडिया के भी इसी तरह क्रैश हुए हैं ना, नहीं वो था, क्या उस लिस्ट नाम में था, नहीं वो था। चीफ जनरल क्या नाम था उनका, जो पीछे जे 2 साल पहले हाँ हुआ हुए है। थे, लेकिन मैं ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे नाम नहीं उस लिस्ट में मिला, जो लिस्ट सामने वो पाकिस्तानी ने शेयर की हुई थी, हालांकि हालांकि पाकिस्तानी शेयर करे तो उसमें तो टॉप लिस्टेड होना चाहिए, लेकिन यह है कि उसमें नहीं था। तो वही मैं देखना चाह रहा था, बहुत सारी चीजें जो हैं वो मिलती जुलती हैं, कहीं ना कहीं मैचअप करती हैं, लेकिन जो फील लाइक कार हो रहा है ना, कि फ्रंट पे एक सिनेरियो नजर आ रहा है, जो रियलिटी नजर आ रही है, बच्चे से भी पूछेंगे ना, उसको भी पता है भाई इन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया और इजराइल के साथ इनकी चल रही थी। और ये आम तौर पे देखा जाता है इन नॉर्मल वे केसेस में, कोई कत्ल हो जाता है तो जिसने किसी को धमकी दो, मैंने दी हुई इसे कि यार मैं तुम्हें मार दूंगा, बाज आ जा तो अपनी हरकतों से, ठीक है, तो
2-4 ने सुन ली हो, समीर ने सुन ली हो, कल को ये अगर गुजर जाता है किसी और वजह से, तो समीर से या मुझसे पूछेंगे, समीर कहेगा इसने धमकी दी थी, इसे कहा था कि मैं तुझे मार दूंगा। पहला शक किस पे जाएगा? मेरे पे जाना भाई। तो इन्वेस्टिगेशन मेरे से शुरू होनी है, सबकी उंगली मेरी तरफ उठेगी। अब वो तो इसी वजह से सबकी इसराइल की तरफ से, लेकिन हो भी सकता है कि इसराइल ने ना किया हो भाई। जिस तरह की उन्होंने वेकअप कॉल दे दिया ना एकदम से कि आके जनाब, नहीं भाई हमने नहीं किया, तो मीन्स के वो काने को कान फुटक जाती है कि मीन्स जिसने किया हो वो उसको अंदर से ही फील होता है कि यार ये तो मुद्दा सारा मेरे पे ही आ जाएगा, रहने दो, कवर करते हैं, सिर्फ एक बयान दे देते हैं। उन्होंने एक बयान दे दिया है और गौरव सर ने जो है कवर अप बड़ा अच्छा किया और बेहतरीन एनालिसिस माइनर पॉइंट थे, जो लाइटर पॉइंट्स थे, जो हैवी किस्म के पॉइंट्स थे, वो सामने लेके आए, सब कुछ खोल के सामने रख दिया है। अभी उन्होंने कहा कि खिलाड़ी कौन मैदान में आता है और कौन खेलता है और आगे क्या गेम चलती है। उन्होंने भी एक महाभारत जो है क्रिएट कर दी है और उसमें गुंजल डाल दी है। लेट्स सी क्या निकलता है इसमें। क्या महाभारत, इसमें महाभारत वाली महाभारत वाला साहब है कि मीन्स के जो चालें चल रहे हैं ना, जिस तरह के, पता नहीं चल रहा कि कौन किसके बिहाफ में और कौन क्या कर रहा है, अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन वो एट दी एंड वो जंग वाला हिसाब जो है वो होगा कहीं ना कहीं, जैसे पता चलेगा। अब क्या पता महाभारत मतलब के थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। हाँ, तो मतलब ये भी कोई अगर, पता नहीं अगर उन्हें पता चलता है कि इसराइल ने किया है, कंफर्म हो जाता है, ठीक है, तो वो इतने करीब है एटम बम के, तो मतलब कि अगर वो बनते हैं तो फिर कोई ना कोई घटना तो होगी ना। तो उस लिहाज से कह रहा था। बहरहाल लेट्स सी जी, देखते हैं हमारी भी क्या सराहियां और उनकी भी हैं, एक प्रोडिक्शन है एक तरह की। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या सूरत हाल है और क्या सोचते हैं इस बारे में। तो इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।